नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी इस खास पेशकश में। काफी समय से ये मांग चल रही थी कि सांसद सदन के अंदर, संसद के अंदर अपने विचारों को अपनी भाषा में साझा कर सकें और इसी को लेकर काफी कोशिशें भी चल रही थी। राज्यसभा के सभापति श्री एम वेंकैया नायडू की तरफ से ये जो विचार पेश किया गया, इसे लेकर की जा रही कोशिशें अब एक बेहद निर्णायक मोड़ पर आ पहुंची हैं और इसे लेकर सफर जो रहा है उसने काफी उतार चढ़ाव भी देखे हैं। इसका सफर काफी दिलचस्प भी रहा है और इसी सफर को लेकर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं राज्यसभा के महासचिव देशदीपक वर्मा जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर राज्यसभा टीम। धन्यवाद सर। संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल जो सभी 22 भारतीय भाषाएं हैं उसमें अब सांसद अपनी बात सामने रख सकेंगे। इसे लेकर जो भी व्यवस्था की गई वो इतनी आसान नहीं रही थी, टीम जुटाना भी काफ़ी मुश्किल था। आपने खुद इसमें काफ़ी इंटरेस्ट लिया, ये सफ़र कैसा रहा? जब मैंने यहाँ पे इस राज्यसभा में एज महासचिव हमने कार्यभार ग्रहण किया तो उस समय ये महसूस किया गया कि बहुत वर्षों से, इनफैक्ट शुरुआत से ही कभी ऐसा नहीं हो सका कि हम सारी 22 भाषाओं में हम अनुवाद की व्यवस्था, साइमल्टेनियस इंटरप्रिटेशन की व्यवस्था यहाँ पर कर सकें हाउस में। हमारे माननीय सभापति जी, चेयरमैन राज्यसभा श्री एम वेंकैया नायडू जी, वो इस बात के बड़े ही पक्षधर थे कि यहाँ पर सारे लोग, सारे सदस्य अपनी भाषा में अपनी बात को कह सकें और इसकी एक व्यवस्था यहाँ पर की जाए। तो उन्होंने मुझसे कहा था कि ये मेरा एक सपना है कि एक समय आए जब हम इस हाउस में सारे 22 भाषाओं में ट्रांसलेशन करने की व्यवस्था कर सकें। तो तब से उनके आदेश के अनुसार और उनकी गाइडेंस में हमारा पूरा कार्यालय इस बात पे प्रयासरत था कि हम कैसे सभी 22 भाषाओं में ट्रांसलेशन की व्यवस्था कर सकें। व्यवस्था ये थी कि हमारे यहाँ 12 भाषाओं के ट्रांसलेटर तो हमारे पास थे और ये व्यवस्था है हमारे यहाँ कि लोकसभा और राज्यसभा एक दूसरे को सहयोग करते हैं। यानी अगर लोकसभा में किसी भाषा के इंटरप्रेटर हैं तो वो हमारे यहाँ जब भी आवश्यकता होती है तो वो आते हैं। तो वो 5 भाषाओं के इंटरप्रेटर वहाँ पे मौजूद थे, तो 17 भाषाओं का इस तरह से व्यवस्था थी। समस्या 5 भाषाओं की निकली जो कि थी हमारी डोगरी, कश्मीरी, हमारी कोंकणी और संथाली और एक और भाषा सिंधी। इन 5 भाषाओं में ट्रांसलेशन की व्यवस्था नहीं हो पा रही थी, तो हमने इसके लिए प्रयास किया और ये कोशिश किया कि इसके लिए हम 5 भाषाओं में भी ट्रांसलेशन की व्यवस्था कर लें तो हमारे पास पूरी 100% ट्रांसलेशन की व्यवस्था हो जाएगी। इसको लेकर जैसे मैंने कहा कि टीम जुटाना आसान नहीं था। अब ये 5 भाषाओं के लिए आप भाषांतरण की सुविधा जुटाना, इनोवेटिव तरीके आपने काफ़ी सोचे, मतलब क्योंकि ये राह आसान नहीं थी। क्या ऐसे इनोवेटिव तरीके थे और क्या उसके लिए उस तरह से लोग आगे आए? कैसा रहा इसका सफ़र? नहीं, मैं बहुत प्रसन्न हूँ कि आपने ये प्रश्न पूछा, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या ये थी कि इन 5 भाषाओं में इंटरप्रेटर क्यों नहीं मिल रहे थे, क्योंकि इनके बारे में ऐसा नहीं था कि प्रयास नहीं किया गया। हमारे पूर्ववर्ती लोगों ने भी प्रयास किया, लेकिन जब वो 5 भाषाओं के लिए जब भी इसमें एडवर्टीजमेंट्स कई बार निकाले गए, लोगों को एप्लीकेशंस इनवाइट की गई, बट ये जो भाषा के लोग थे, उस भाषा के लोग एक तो दिल्ली में कम मिल पाते थे और दूसरा जो मिलते थे वो बाहर के थे। बहुत सारे इस काम को करने के लिए उसमें रुचि नहीं थी उनकी। तो इन समस्याओं को देखते हुए हमने एक नई सोच के साथ एक नई व्यवस्था हमने लागू की। वो हमारी नई व्यवस्था ये थी कि हमने ये सोचा कि चूँकि इस भाषा के लोग हमारे ट्रांसलेशन के माध्यम से, हमारे एडवर्टीजमेंट्स के माध्यम से नहीं निकल रहे हैं, तो हमने एक स्कीम ईजाद की। उसका नाम हमने रखा कंसल्टेंट इंटरप्रेटर्स। कंसल्टेंट इंटरप्रेटर्स का मतलब ये हुआ कि ये इंटरप्रेटर्स हमारे रेगुलर एम्प्लॉइज़ नहीं होंगे, बल्कि हम एक पैनल बनाएंगे और उस पैनल में इन लोगों को रखा जाएगा, इनको प्रशिक्षण दिया जाएगा और प्रशिक्षण देने के बाद जब भी ज़रूरत होगी हाउस में तो हम इनको एक 24 घंटे की नोटिस दे करके उनको बुला सकेंगे और उनके माध्यम से इंटरप्रिटेशन कर सकेंगे। इसमें फिर हमने कोशिश ये की कि पहले हमने इसके लिए रीजनल भाषाओं में हमने एडवर्टीज़मेंट दिए, बट उससे भी
हमें इंटरप्रेटर्स नहीं मिल रहे थे। फिर हमने बहुत सारे प्रयास किए। फिर हम जो दिल्ली में जितने जो वो हैं यूपी हाउस या जम्मू एंड कश्मीर हाउस, जितने भी उनके जो यहाँ पे गेस्ट हाउसेज हैं उनके, उन सब में हमने कोशिश की। स्टेट गेस्ट हाउसेस जो हैं उनमें सब में हमने कोशिश की कि वहाँ पे जो लोग काम करते हैं या उनके माध्यम से कोशिश की जाए। फिर हमने कोशिश की कि जो उस लोगों की यहाँ पे जो उनके जो संगठन बने हुए हैं, जो सामाजिक संगठन बने हुए हैं, एसोसिएशंस बने हुए हैं, जैसे कि सिंधी एसोसिएशन है या कोंकणी लोगों का एसोसिएशन है, हमने उन सबको संपर्क किया और हमने कहा कि हमें कुछ ऐसे लोगों की ज़रूरत है, आप इसके लिए हमें लोगों को बताइए, नाम बताइए। फिर हम उसके बाद हम यूनिवर्सिटीज़ में गए और यूनिवर्सिटीज़ में लैंग्वेजेस के कोर्सेज चलते हैं, तो हमने फिर ये सोचा कि लैंग्वेजेस में कोर्स में जो लोग आते हैं वो लोग अवेलेबल हो सकते हैं। फिर हमने वहाँ ट्राई किया और ये सारी जगहों पे कोशिश करने के बाद हमने अपनी एक नियम ईजाद किया, हमने अपनी एक स्कीम बनाई और उस स्कीम में हमने ये प्रयत्न किया कि जो लोग एक नियमित नौकरी के लिए इच्छुक नहीं हैं लेकिन उनको हम एक अवसर प्रदान करें। उदाहरण के लिए बहुत सारे घरों में ऐसी हाउसवाइफ्स हैं जो अच्छी पढ़ी लिखी हैं, एकम्प्लिश्ड लेडीज़ हैं और उनको इस तरह की का मौका भी नहीं मिल रहा था, तो हमने कहा कि हम उनको भी लेंगे। यानी एक तो हमने एज लिमिट उसकी कर दी कि 25 से ऊपर होना चाहिए और ऊपर की कोई एज लिमिट नहीं है, क्योंकि इसकी वजह से बंधन आ जाता था लोगों में जो इच्छुक थे। दूसरा हमने ये कहा कि ये रेगुलर एम्प्लॉयमेंट नहीं होगा, हम आपको ट्रेनिंग देंगे, आपको रिक्रूट करेंगे। रिक्रूटमेंट के लिए हमने एक प्रोसेस अपनाया, वो ट्रांसपेरेंट ढंग से किया गया, ये नहीं कि हमने कहीं से भी पिक कर लिया। जब हमने पूरे अपनी व्यवस्था बना ली तो हमने फिर एडवर्टीज़मेंट निकाला, उसमें लोगों से अप्लाई करने को कहा और अप्लाई करने के बाद हमने उनको छांटा, फिर उनकी ट्रेनिंग की। और ट्रेनिंग में भी प्रॉब्लम ये थी कि जैसे अगर हमें कोंकणी भाषा में ट्रेनिंग देनी है तो कोंकणी भाषा का एक्सपर्ट हमारे पास नहीं था, तो हमने कोंकणी भाषा का एक पैनल तैयार किया और उसमें हमने जहाँ भी लोग मिल सकते थे, यानी अगर हमारे कहीं गवर्नमेंट सर्वेंट है और अब वो उस क्षेत्र का रहने वाला है और यहाँ सरकारी नौकरी कर रहा है, हमने उनके लिए भी मौका दिया कि वो आ सकते हैं, उनको एक छोटा सा ऑनरेरियम दिया जाएगा और वो अपने विभागीय अनुमति के साथ हमारे ट्रेनर बन सकते हैं, हमारे इंटरप्रेटर भी बन सकते हैं। और इन सब के लिए हमने एक व्यवस्था की कि हम इतना आपको ट्रेनिंग पीरियड में इतने पैसे देंगे और उसके बाद आपका नाम हम पैनल में डालेंगे। पैनल में डालने के बाद जब भी आवश्यकता होगी आपको बुलाएंगे और हम आपसे इंटरप्रिटेशन कराएंगे और उस इंटरप्रिटेशन के पीरियड का पैसा लेगा। तो ये जो फ्लेक्सिबिलिटी थी इस स्कीम में कि आपको कोई रेगुलर एम्प्लॉयमेंट या 10 से 5 या 10 से 6 आने की आवश्यकता नहीं है। जब हमें आवश्यकता हो और जब आपको सुविधा हो आप आ सकते हैं। तो इस योजना को खास करके हाउसवाइफ्स के लिए, उदाहरण के लिए कि बहुत सारी योग्य गृहिणियाँ हैं, पढ़ी लिखी हैं और वो घरों में रह रही हैं, वो कई बार अपनी लाइफ में उनको लगा कि इससे लाइफ में वैरायटी आएगी, उनके जीने के जो वो है उसमें एक कोई चीज़ जुड़ेगी। तो उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स आए जो कि पढ़ाई कर रहे हैं, वो पढ़ाई छोड़ करके परमानेंट नौकरी नहीं कर सकते थे यहाँ पे, लेकिन वो इसके साथ साथ ये इंटरप्रिटेशन का काम करने के लिए समय समय पे आ सकते हैं। यानी आपने सिविल सोसाइटी में हर लेवल पर जाकर संवाद एक तरह से स्थापित किया। उत्साह कैसा देखने को मिला, लोगों ने किस तरह का उत्साह दिखाया इसे लेकर? इसमें जब हमने सिलेक्शन किया और लोग आ गए और उसके बाद जब हमने उनको मौका दिया और अभी हाल में हमने उनका, जब हम हर सेशन से पहले एक हम प्रैक्टिस सेशन करते हैं अपने हाउस की व्यवस्था देखने के लिए, तो उस व्यवस्था में हमने उनको भी बुलाया जो हम लोगों ने इस तरह से कंसल्टेंट इंटरप्रिटेशन कर लिया। बाय द वे आपको बताना चाहते हैं कि हमने 26 इंटरप्रेटर्स को इस तरह से इन 5 भाषाओं में और 2 भाषाओं में जिसमें हमारे इंटरप्रेटर इस बीच में कहीं डेपुटेशन पे चले गए या कहीं चले गए, उनको भी लिया। इन भाषाओं में करीबन 26 इंटरप्रेटर हमने इम्पैनल किया हुआ है, जिसमें से 50% महिलाएं हैं। उसमें से कई सारे स्टूडेंट्स हैं, कई सारे एक्स न्यूज़ रीडर्स हैं, कई 2 हाउसवाइफ्स हैं और इस तरह के लोग इस काम में आ रहे हैं। और जब हमने उनको, आपने पूछा कि उत्साह क्या था, तो जब हमने उनको इस बार
राज्यसभा में हमने उनको बुलाया उनकी ट्रेनिंग के लिए, और हाउस के अंदर वो आके बैठे और फिर इंटरप्रिटेशन बूथ में जाके उन्होंने ट्रांसलेशन किया। तो उन्होंने कहा कि ये हमारे जीवन का एक ऐसा अनुभव है जिसको हम कभी भूल नहीं पाएंगे, और इसके लिए वो इतने उत्साहित थे। उनको कहता कि जिस हाउस में हम इवन जो दर्शक दीर्घा में आने के लिए हमें कोशिश करनी पड़ती थी, आज हम उसकी कार्रवाई में भाग ले रहे हैं, सिविल सोसाइटी के लोग भाग ले रहे हैं, उसको उन्होंने बहुत वो माना। और सबसे बड़ी बात है कि इस योजना के तहत जो व्यय था, जो खर्चा था, वो खर्चा अगर हम रेगुलर एम्प्लॉइज कर लेते तो अगर उनकी सुविधाएं और घर और इन चीज़ों को हम छोड़ दें तब भी हमें करीबन 50 लाख रुपए उस पर खर्च करने पड़ते प्रति वर्ष। इसमें हमने केवल 15 लाख रुपए के पे हमने चारों भाषाओं के जो ट्रांसलेटर्स के लिए प्रति वर्ष की व्यवस्था कर दी। तो ये एक बहुत बड़ा न केवल कास्ट सेविंग एक्सरसाइज थी, बल्कि एक बहुत अच्छी फ्लेक्सिबल इनोवेटिव व्यवस्था ये बनी, और जिसमें जो भाग लेने वाले हैं उन्होंने इस अनुभव को भी बहुत इंजॉय किया, बहुत इंटरेस्ट लिया, और ये व्यवस्था अभी चल रही है, आगे भी चलती हाँ, है। वही आगे इसी के लिए मैं जानना चाह रही थी। कई लोग हैं जो आपको इस समय सुन रहे होंगे और हो सकता है वो अपनी भाषा को आज अपनी ताकत समझ रहे हो, उनका भी इंटरेस्ट हो, तो आगे किस तरह की राह है इसके? नहीं, ये जो हमने इंटरप्रिटेशन के लिए जो हमने कंसल्टेंट किया हुआ है, इनको हम जो इंटरसेशन पीरियड है उसमें बीच बीच में बुला करके उनको ट्रेनिंग भी करते हैं। और ये जो हमारी भाषाओं में जिन भाषाओं का हमने नाम लिया उसमें जो इंटरप्रेटर्स हैं उनको हम आगे भी जब भी हमारे यहाँ पे कोई सदस्य ये अपनी सूचना देता है, और सबसे बड़ी बात बताना चाहता हूँ मैं कि इससे बहुत सारे सदस्यों में ये उत्साह पैदा हुआ है कि हम अपनी भाषा में बोल सकते हैं। और इसलिए आप देखेंगे कि पिछले सेशन में कुछ भाषाओं में, उदाहरण के लिए संथाली में आज़ादी के बाद पहली बार राज्यसभा के उस पटल पे संथाली भाषा में बोला गया, जो कि जिसको कि माननीय हमारे उपराष्ट्रपति जी ने, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसको बहुत सराहा, और अलग से उसके बारे में उन्होंने एक कई जगहों पे, कई बैठकों में इसको चर्चा भी की। तो मैं समझता हूँ कि हमारे कार्य का यही पुरस्कार है। बिल्कुल। और सांसदों को अपनी मातृभाषा में विचार रखने का मौका तो मिल ही रहा है। अब आगे क्योंकि इंटरप्रेटर को लेकर भी सारी व्यवस्था पूरी हो गई है, तो आगे अब किस तरह की उम्मीदें हैं? ज़्यादा से ज़्यादा क्या सांसद अब अपनी मातृभाषा का इस्तेमाल करेंगे, और जो उपेक्षित हो रही थी भाषाएं उन्हें एक तरह से नया जीवन मिलेगा? अलबत्ता हमने इसमें, जैसा कि मैंने कहा, चूँकि सारी व्यवस्था हो गई है और हमारे माननीय सभापति जी ने इसको कई बार अनाउंस किया हाउस में कि ये व्यवस्था अब कर दी गई है। कोई भी सदस्य अगर चाहें तो वो अपनी मातृभाषा में बोल सकते हैं, और इसलिए मातृभाषा में बोलने वालों की संख्या बहुत बढ़ी है। हम ये भी करते हैं कि इसके जो हमारे कंसल्टेंट इंटरप्रेटर्स हैं उनको हम जब भी हमें सूचना मिलती है हम उनको हम सूचित कर देते हैं, वो आते हैं और कंसल्टेंट इंटरप्रेटर्स हमारा इंटरप्रिटेशन करते हैं। पहले हम केवल डिबेट्स में लोगों को बोलने के लिए कहते थे कि आपकी भाषाओं में किसी भी भाषा में बोल सकते हैं। अब हमने सभी में, 0 आवर में, किसी और शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशंस में, कॉलिंग अटेंशन में, किसी में भी अगर कोई बोलना चाहे तो हम हर एक के लिए अब ये व्यवस्था कर रहे हैं। और इसीलिए सदस्य लोग अब 0 आवर में भी वो अपनी भाषा में अपनी बात कह रहे हैं। बिल्कुल। तो यानी जो सांसद चाहते थे अपनी भाषा में सदन में ज़्यादा से ज़्यादा अपने विचार रख पाएँ, वो कोशिशें अब रंग लाती नजर आएंगी। सर, पिछले 2 सत्रों में रिकॉर्ड कामकाज देखा है। पहले चरण में उत्पादकता 96% रही उच्च सदन में। अब जो दूसरा चरण शुरू होने वाला है बजट सत्र का, उसे लेकर क्या उम्मीदें हैं, क्या तैयारियां हैं? देखिए, मैं उस थोड़ा और भी पीछे जाना चाहूँगा। आपको याद होगा कि हमारा जो 249वां और 250वां सत्र था उसमें भी प्रोडक्टिविटी 104% और फिर 99% इतनी रही है, और ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है। और कभी ऐसा नहीं हुआ कि लगातार 2 सेशंस में इस तरह की उत्पादकता देखने को मिली हो। और ये जो सत्र चल रहा है, बजट सत्र का जो प्रथम भाग है, उसमें जैसा आपने ही बताया कि 96% की उत्पादकता रही है। तो ये प्रदर्शित करता है कि सदन में, हमारे राज्यसभा में जो हमारे सदस्यों की जो भागीदारी का जो प्रतिशत है वो बहुत ऊपर आ चुका है, और कार्यों में इस तरह का एक स्थायित्व आ गया है कि अब ज़्यादा से ज़्यादा लोग
सदन के कार्य में, राज्यसभा के कार्यों में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और प्रोडक्टिव यूज़ ऑफ द टाइम ये हो रहा है। जी, सभापति एम वेंकैया नायडू ने ये जानने की इच्छा जाहिर की थी कि अलग अलग पार्टीज़ कितना काम कर रही हैं, उनके सांसद कितना भाग ले रहे हैं कार्यवाही में। इसे लेकर विश्लेषण किया गया, उसके रिजल्ट क्या रहे? माननीय सभापति जी ने शुरुआत से ही ये कहा है कि जो भी यहाँ पे उन्होंने, वो हमेशा कहते हैं कि डिस्कस, डिबेट, डिसाइड, और वो ये चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन हाउस के डिस्कशंस में पार्टिसिपेट करें, अपनी बात को रखें और हाउस उसके बारे में अपना निर्णय ले। तो हमने जो एनालिसिस कराई है उसमें हमने ये पाया है कि जो सदस्यों की जो संख्या है उसके हिसाब से ही लोगों को बात करने का मौका मिला है, अपनी बात कहने का मौका मिला है, चाहे वो हमारे डिबेट्स में पार्टिसिपेशन हो, चाहे हमारे क्वेश्चन आवर्स हो, हमारे जीरो सेशन हो, सभी में जो संख्या है प्रतिशत, वो उनकी संख्या अनुपात के अनुसार ही है। उदाहरण के लिए भारतीय जनता पार्टी का जो प्रतिशत है वो लगभग 34 था, उसके विरुद्ध 33% टाइम उसमें लगाया गया है। और कांग्रेस की उदाहरण के लिए 19% उनकी संख्या थी, उनको उसमें 23% का उनको मौका मिला है उसमें अपनी बात कहने का। और सबसे जो महत्वपूर्ण है वो ये बात है कि जो छोटे पार्टियां हैं, जो जिनकी संख्या 5 से भी कम है, उनको भी सभी को बात करने का, अपनी बात कहने का मौका मिला है और उनका भी जो प्रतिशत है वो प्रतिशत बहुत अच्छा रहा है। ये एक महत्वपूर्ण निर्णय हमारे माननीय सभापति द्वारा लिया गया था, जिसको हमने इस बार के जो हमारा एक पहला चरण बजट सत्र का पूरा हुआ है उसमें हमने उसको पूरी तरह से लागू किया है। और ये हम आशा कर रहे हैं कि आने वाला जो चरण है उसमें भी इसी तरह से लोगों को अपनी बात कहने का और कंस्ट्रक्टिव ढंग से राज्यसभा की प्रोसीडिंग्स में पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा। अच्छा सर, क्या इसमें और आगे बढ़ा जाएगा? हर सांसद की भी परफॉर्मेंस रिपोर्ट तैयार होगी, हर सांसद कितना पार्टिसिपेट कर रहे हैं? इसकी रिपोर्ट तैयार करना कहने के बजाय ये कहना चाहिए कि इसकी सूचना हम इकट्ठा करेंगे कि कौन सा सदस्य कितना कार्य कर रहा है, और ये एक महत्वपूर्ण जो समीक्षा होगी, ये समीक्षा को हम उनसे भी शेयर करेंगे और इस बात की कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन कार्यक्रमों में भाग लें। तो सर, इस सेशन की अगर अब दूसरे चरण की बात करें तो कामकाज के लिहाज से कितना महत्वपूर्ण होगा? मंत्रालय पर जो चर्चा होगी उनके कामकाज पर, और विधेयकों के लिहाज से कितना अहम रहेगा ये चरण? देखिए, ये जो बजट का सेशन का जो दूसरा सत्र है वो मुख्यतः बजट के लिए किया जाता है। और आपको मालूम है कि ये जो हमारा बीच का पीरियड था, इस पीरियड में जितनी भी विभागों की स्टैंडिंग कमेटीज़ हैं उन्होंने इस विभाग की स्टैंडिंग कमेटीज़ पर चर्चा की है, उनकी रिपोर्ट्स सबमिट हो रही हैं, होंगी, और उसके आधार पर लोकसभा और फिर राज्यसभा में जो बजट है और जो फाइनेंस बिल है उसको पारित किया जाएगा। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण काम ये होना है कि हम 4 मिनिस्ट्रीज़ को हम डिस्कस करेंगे राज्यसभा में, जिसमें कई सारे मिनिस्ट्रीज़ हैं, रूरल डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ, MSME, ये मिनिस्ट्रीज़ हैं जिसके बारे में हम इसमें डिटेल में चर्चा करेंगे। और ये भी एक महत्वपूर्ण बात होगी क्योंकि हमें पूरा समय मिलेगा जिसमें राज्यसभा के जो माननीय सदस्यगण हैं वो किसी भी विभाग की पूरी तरह से चर्चा करते हुए उसमें क्या सुझाव हो सकते हैं सुधार के लिए और अच्छा कार्य बढ़ाने के लिए क्या कर सकते हैं, ये चीज़ें इसमें आएंगी। ये जो हमारे 2 यूनियन टेरिटरीज़ जम्मू एंड कश्मीर के और लद्दाख के हैं, उनके लिए अप्रोप्रिएशन बिल ला करके उनका भी बजट इस सेशन में पारित किया जाएगा। तो ये कुछ महत्वपूर्ण कार्य हैं जो इस सत्र में किए जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल देश दीपक वर्मा जी, आपका राज्यसभा टीवी के साथ जुड़ने के लिए, इस बातचीत के लिए। थैंक यू।